आज हम देखते हैं बच्चों संबंध एवं फलन। संबंध और फलन जानने से पहले हम जानेंगे क्रमित युग्म। क्रमित युग्म क्या है? तो क्रमित युग्म में हम विचार करेंगे कि जब समुच्चयों को लिखा जाता है तो समुच्चयों को लिखते समय उनके अवयवों के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे ए कामा बी एक समुच्चय है या बी कामा ए, इनके क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। परंतु जब कभी कभी वस्तुओं को जब लिखा जाता है, वस्तुओं के कुछ जोड़ों को लिखा जाता है तो उसकी क्रम पर ध्यान दिया जाता है। जैसे अपने नाम और पिता का नाम यदि लिखें तो इनके क्रम पर ध्यान दिया जाता है। जैसे लिखा जाए राजीव पुत्र श्री कृष्ण, मान लो इस तरह से कोई नाम लिखा गया है तो ये लड़के का नाम है, ये पिता का नाम है। तो इनको यदि हम क्रमित युग्म के रूप में लिखें तो इनको लिखा जा सकता है कि राजीव श्री कृष्ण। ये इसमें ये क्रमित युग्म है, ये कमा लगा दिए हैं। अगर इनके क्रम को हम बदल देंगे तो ये अर्थ इसका गलत हो जाएगा। जैसे राजीव पुत्र श्री कृष्ण, राजीव श्री कृष्ण के पुत्र का नाम है। अगर इसको बदल करके लिख दें इसे, जैसे श्री कृष्ण और ये पुत्र राजीव, तो ये कथन गलत हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चयों को लिखते समय उनके क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसे ए कामा बी बराबर बी कामा ये समुच्चय है, दोनों के क्रम को बदल देंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी दो वस्तुओं के यदि जोड़ों को लिखा जाता है तो उसके क्रम पर विचार किया जाता है, उसमें क्रम ध्यान पर होता है। जैसे राजीव पुत्र श्री कृष्ण, यानी ये लड़का ये पिता, इनको हम क्रमित युग्म में ऐसे लिखते हैं। इनके क्रम को बदल देंगे तो ऐसे हो जाएगा। जैसे हम अपने प्रदेश, जैसे मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, तो ये उत्तर प्रदेश को हम पहले कर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश और इसकी राजधानी लखनऊ, तो ये क्रमित युग्म है। लेकिन अगर इसके क्रम को बदल देंगे तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि क्रमित युग्म क्या है? जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाला जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है, हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाला जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म में जो अवयव लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म कहलाता है। जब दो वस्तुओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाला जोड़ा क्रमित युग्म कहलाता है। क्रमित युग्म में पहले आने वाले अवयव को प्रथम घटक या प्रथम अवयव या प्रथम निर्देशांक कहते हैं और बाद में आने वाले अवयव को द्वितीय घटक या द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा जाए ए कामा बी, तो इसको कहेंगे प्रथम घटक, इसको कहेंगे द्वितीय घटक। ये प्रथम घटक, ये द्वितीय घटक। ये ए कामा बी बराबर नहीं होता है बी कामा ए के, ये आपस में बराबर नहीं होता है। दो क्रमित युग्मों की समानता। दो क्रमित युग्मों की समानता। दो क्रमित युग्म समान होते हैं यदि उनके प्रत्येक अवयव आपस में बराबर हों। यानी जैसे ए कामा बी बराबर, अगर मान लेते हैं कि यहाँ x कामा y, अगर ये दोनों क्रमित युग्म बराबर हैं तो इसका प्रथम घटक इसका प्रथम घटक आपस में बराबर होगा, अर्थात a बराबर x और b बराबर y।
दो क्रमित युग्म बराबर तभी कहलाते हैं जब उनके प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक घटक आपस में बराबर हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रमित युग्मों की समानता। ये क्रमित युग्म आपस में बराबर होंगे। अब देखते हैं कि दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है? यदि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए से लेकर प्रथम घटक और समुच्चय बी से लेकर द्वितीय घटक से प्राप्त होने वाला क्रमित युग्मों का समुच्चय ए से बी में कार्तीय गुणनफल कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या है? दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए से लेकर प्रथम घटक समुच्चय बी से लेकर द्वितीय घटक से प्राप्त होने वाला क्रमित युग्मों का समुच्चय ए से बी में कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसको ए गुणे बी, ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए से लेकर प्रथम घटक तथा बी से लेकर द्वितीय घटक से प्राप्त होने वाला क्रमित युग्मों का समुच्चय ए से बी में कार्तीय गुणनफल कहलाता है। यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखे हैं कि यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए के अवयवों को प्रथम घटक तथा बी के अवयवों को द्वितीय घटक लेकर बने क्रमित युग्मों का समुच्चय ए एवं बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है, जिसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लेते हैं कि दो अरिक्त समुच्चय ए, अरिक्त मतलब कि जो खाली ना हो, कोई समुच्चय ए लिख ले रहा है, जैसे मान लो ए बी, और बी कोई समुच्चय लिख दे रहा है 1 2 3, तो इनका हम कार्तीय गुणनफल जब करते हैं तो कार्तीय गुणनफल करने के लिए तीर आरेख से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है। या इसको अगर ए क्रॉस बी यदि लिखेंगे तो ए क्रॉस बी लिखने के लिए यहाँ पर ए कामा बी, ये 1 2 3, तो जब इसका गुणनफल करेंगे तो ए का 1 में गुणा करेंगे तो लिखेंगे 1 1। ये क्रमित युग्म होता है, एक समुच्चय होगा ये। ए का फिर 2 में गुणा करेंगे तो ए 2, फिर ए का 3 में गुणा कर लेंगे तो ए 3, ये क्रमित युग्म बनेगा। इसमें गुणा का मतलब ए का ए में गुणा कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ये क्रमित युग्मों के रूप में लिखेंगे। बी का इसमें गुणा कर लेंगे तो बी 1, फिर बी कामा 2, फिर बी कामा 3, तो ये एक समुच्चय प्राप्त हो रहा है, तो इसे ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इनके अवयवों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ख्याल करेंगे ए और बी का जब हम गुणनफल करते हैं तो इनके अवयवों की संख्या ए की संख्या और बी की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ये कार्तीय गुणनफल का समुच्चय, कार्तीय गुणनफल के अवयवों की संख्या हो जाता है। इनको हम किरण आरेख से भी प्रदर्शित करते हैं। किरण आरेख से इसको दिखते हैं कैसे होता है। किरण आरेख में तीर आरेख से इनको प्रदर्शित करेंगे। मान लेते हैं दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी को लिख करके तीर आरेख से भी इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसको देखते हैं। तीर आरेख से, इसी को तीर आरेख से कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे यहाँ पर एक अरिक्त समुच्चय ए है, यहाँ पर अरिक्त समुच्चय बी है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। यहाँ पर लिखा गया है ए और बी, यहाँ पर 1 2 3। जब यहाँ पर कार्तीय गुणनफल जब करेंगे तो ए का 1 में, फिर ए का 2 में, फिर ए का 3 में, तो इनको लिखेंगे ए क्रॉस बी। जब करेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा क्रमित युग्म ए कामा 1, फिर ए कामा 2, फिर ए कामा 3, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, तो ये तीर आरेख द्वारा हो गया। तो बी कामा 1, ये हो जाएगा बी कामा 1, ये बी कामा 2, और ये हो जाएगा बी कामा 3। तो ये ए से बी में कार्तीय गुणनफल कहलाएगा। अब ये कार्तीय गुणनफल की परिभाषा फिर सुन लेते हैं। दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए से लेकर प्रथम घटक समुच्चय बी से लेकर द्वितीय घटक से प्राप्त होने वाला क्रमित युग्मों का समुच्चय ए से बी में कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से प्रदर्शित करते हैं। इनके अवयवों की संख्या लिखा जाएगा, तो इनके अवयवों की संख्या
अरिक्त समुच्चय ए की संख्या और अरिक्त समुच्चय बी की संख्या का गुणनफल जब करते हैं तो इनके कुल अवयवों की संख्या निकल जाता है। ये कुल अवयवों की संख्या होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं संबंध क्या है। देखते हैं संबंध क्या है। तो दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय आर ए से बी में संबंध को व्यक्त करता है। अब यहां पर लिख देते हैं कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी, दो अरिक्त समुच्चय ए व बी इस प्रकार हो कि ए व बी के कार्तीय गुणनफल, दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार हो कि ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय आर ए से बी में संबंध कहलाता है। यह ए से बी में संबंध को व्यक्त करता है। अब यहां पर एक सवाल देखते हैं। जैसे उदाहरण इसका देखते हैं। जैसे कोई अरिक्त समुच्चय ए बराबर मान लो लिख दें 1 2 3 4 और बी बराबर लिख दें मान लो 2 3 4 5 6, मान लो इस तरह से लिखा जाए। ये 2 3 4 5 6 बी के अवयव, 1 2 3 4 ये ए के अवयव। यहाँ पर इनको तीर आरेख से जब प्रदर्शित करेंगे, इस तरह से तीर से प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर ये ए है और यह बी है। ये एक संबंध है, इसमें एक संबंध आर को डिनोट किया जा रहा है। यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर 2 3 4 5 6। अगर हम मान लेंगे कि इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, तो यहाँ पर ये जो आर है ए से बी में संबंध को व्यक्त करता है। इस संबंध आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे इनको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 का संबंध 2 से है, फिर 2 का संबंध 3 से है, फिर 3 का संबंध 4 से है, फिर 4 का संबंध 5 से है। इनको समुच्चय के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो आर है, आर को लिखा जा सकता है 1 कामा 2, यानी 1 का 2 से संबंध है, फिर 2 कामा 3, 2 का 3 से संबंध है, फिर 3 कामा 4, 3 का 4 से संबंध है और 4 का 5 से संबंध है। ये संबंध कहलाएगा। यहाँ पर बोला भी गया है कि ए और बी का कार्तीय गुणनफल, इसका जब हम कार्तीय गुणनफल करेंगे तो उस कार्तीय गुणनफल में ये जितना भी लिखा गया ये उसमें मिलेगा। यानी ये जो आर है ये उप समुच्चय होता है ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय आर ए से बी में संबंध को व्यक्त करता है। इनकी परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय आर ए से बी में संबंध को व्यक्त करता है। इसमें जो संबंध दिखाया गया है, संबंध इस प्रकार है कि ए से बी में है, ये परिभाषित है। यहाँ से ये आर से डिनोट करते हैं, रिलेशन कहते हैं, ए से बी में संबंध को व्यक्त करता है। इसको कहते हैं हम लोग रोस्टर विधि, इसको कहते हैं रोस्टर विधि। ये रोस्टर विधि, ये समुच्चय में सब हम कक्षा 11 में पढ़े हैं, ये रोस्टर विधि। अगर इसको हम समुच्चय निर्माण विधि से अगर लिखना हो तो समुच्चय निर्माण विधि से इसी चीज को लिखा जाएगा। ख्याल करेंगे, ये इसको यक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं, या इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। तो इनको लिख सकते हैं कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है। देखेंगे यक्स कामा वाई ये इस प्रकार है, इनको इस तरह से लिखेंगे, यक्स कामा वाई करके लिखो या ए कामा वाई करके लिखो। यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स अवयव है ए का, वाई अवयव है बी का। अब यहां से ये संबंध आर को व्यक्त कर रहा है, इनको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। ये रोस्टर फॉर्म है। समुच्चय निर्माण विधि में इसी सवाल को लिखेंगे इस तरह से, आर बराबर लिखेंगे यक्स कामा वाई, ऐसा है। देखेंगे यक्स है वाई है, यक्स है वाई है, यक्स है वाई है, यक्स है वाई है, तो ये जो वाई वाला मान है यक्स वाले से एक अधिक है,
तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो y का मान है वह x प्लस 1 है, और जहाँ x तो है a का अवयव है तथा y जो है b का अवयव है। यहाँ से इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, इसको समुच्चय निर्माण विधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि किसी भी दो अरिक्त समुच्चयों में जो संबंध की जो संख्या होती है वह संबंधों की संख्या 2 के घाते यमयन होती है, क्योंकि a और b का कार्तीय गुणनफल जब ज्ञात करेंगे तो कार्तीय गुणनफल में अवयवों की संख्या समुच्चय a की संख्या और समुच्चय b की संख्या के गुणनफल के बराबर होती है, और इसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 के घातीय mn होती है। अतः कह सकते हैं कि a और b में जो संबंध है उनके संबंध की संख्या 2 के घातीय mn होती है। दो अरिक्त समुच्चय a और b के संबंधों की संख्या 2 के घातीय mn होती है। ये संबंध को हम लोग लिख लिए। हमको पढ़ना है संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रांत का है, सहप्रांत का है, परिसर किसे कहते हैं। तो यहाँ प्रांत जान लेते हैं, प्रांत जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो प्रांत जान लेते हैं। प्रांत यदि दो अरिक्त समुच्चय a और b इस प्रकार है कि a और b के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय r a से b में संबंध कहलाता है। तो यहाँ पर a से b में एक संबंध को व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पर समुच्चय a में जो भी अवयव है जिनका समुच्चय b से कोई संबंध है उसको प्रांत बोलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि जो प्रांत होगा, प्रांत a के उन अवयवों को लिखेंगे जिनका b के किसी न किसी अवयव से संबंध है। तो ये 1 का संबंध है, 2 का संबंध है, 3 का संबंध है, 4 का संबंध है। तो इसमें प्रांत हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ये प्रांत कहलाएगा। सहप्रांत किसे कहते हैं? तो सहप्रांत समुच्चय b में जिनसे संबंध है b के समस्त अवयवों को सहप्रांत कहते हैं। जिनसे संबंध है और जिनका नहीं है उस सबको सहप्रांत कहेंगे। जैसे 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5, ये 6 भी है तो इनको कहते हैं सहप्रांत, इनको सहप्रांत कहा जाएगा। परिसर किसे कहते हैं? परिसर जान लेते हैं। परिसर उसे कहेंगे कि ये जो सहप्रांत में जिनका संबंध केवल है उन्हीं को कुल परिसर कहते हैं। परिसर देखेंगे 2, 3, 4, 5 का है तो 2, 3, 4, 5, ये परिसर कहलाएगा। ये प्रांत, सहप्रांत, परिसर डोमेन, कोडोमेन और रेंज इसे प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण और समझते हैं, एक उदाहरण और देते हैं इसका। जैसे उदाहरण के माध्यम से एक और समझते हैं इस सवाल को। जैसे संबंध को याद कर लेंगे कि a और b के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय r a से b में संबंध को व्यक्त करता है। ये जो संबंध r होता है ये उप समुच्चय होता है a और b के कार्तीय गुणनफल का। यहाँ पर यही इसकी परिभाषा है। हम इसको एक और उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई समुच्चय a है और यहाँ पर कोई समुच्चय b है। यहाँ पर लिख दें, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ से जैसे लिख दें 2, मान लो यहाँ पर 2, 3 कर लें और यहाँ 5 कर लें, यहाँ पर 7 कर लें, 9 कर लें, यहाँ 11 कर लें। यहाँ पर और भी मान लो कुछ दिया गया है 6, यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ दिया जाए 15। तो यहाँ से संबंध अगर इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है, इनका इससे संबंध है, तो यह R जो व्यक्त करेगा, R जो होगा A से B में संबंध को व्यक्त करेगा। इनको परिभाषित ऐसे कर देंगे कि जो R है A से B में संबंध को व्यक्त कर रहा है। अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में इसी संबंध को लिखा जाएगा कि 1 का 3 से संबंध है, फिर 2 का 5 से संबंध है, फिर 3 का 7 से संबंध है, फिर 4 का 9 से है, फिर 5 का 11 से है। ये जो देख पा रहे हैं ये संबंध है। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दे, अगर इसको समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिखें तो समुच्चय निर्माण में लिखेंगे कि ये जो यहाँ पर a और ये b, चाहे ये x या y, एक बार x y करके लिखे थे, एक बार a b करके लिख देते हैं। a और b, यह a है और यह b है। यह इस प्रकार है कि ये जो b का मान है, देखो ये जो b का मान है इसके दुगुने से एक अधिक है, इसके दुगुने से एक अधिक है। तो ये जो b का मान है a के दोगुने से एक अधिक है।
और जो ए है, ये जो ए है यह अवयव है ए का, और ये बी अवयव है बी का। इसको कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। अब यहाँ पर प्रांत की बात करते हैं। प्रांत कैसे लिखेंगे? तो इसमें प्रांत ए के जो भी अवयव हैं जिनका संबंध है उन्हीं को प्रांत कहते हैं। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 का संबंध है, 1 2 3 4 5, ये प्रांत कहलाएगा। अगर हम सह प्रांत की बात कर लें तो सह प्रांत में ये जो बी वाला समस्त अवयव है इनको सह प्रांत कहेंगे। जैसे 3 5 7, 3 5 7 9 11 15। और यहां से परिसर की बात करेंगे। परिसर कौन है? तो बी वाले में है, बी वाले में जिनका संबंध है, जिनसे जिनका संबंध है वही परिसर होगा। तो ये संबंध है 11 9 7 5 3 का, यानी 3 5 7 9 11, ये परिसर कहलाएगा। देखेंगे इसमें 6 छूट गया है क्योंकि 6 का किसी से संबंध नहीं था, तो वो हम लोगों को प्रांत में नहीं गिनती करना है। यहाँ पर इसमें जो भी था वह सब प्रांत में आएगा। और ये परिसर में उनको कहते हैं जिनका संबंध ए वाले से मिल रहा है, ये परिसर कहलाएगा। तो ये प्रांत, सप्रांत और परिसर हो गया। हमको इस कक्षा 12 में संबंधों के प्रकार के बारे में पढ़ना है। ये संबंध आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि संबंध किसे कहते हैं। तो संबंध ए और बी दो और एक समुच्चय इस प्रकार हो कि ए और बी के कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय आर ए से बी में संबंध को व्यक्त करता है। यहाँ पर यह संबंध की केवल परिभाषा हम पढ़े हैं। संबंध के प्रकार को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।